नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं टेस्ट सीरीज़ जो कि 10 से रिलेटेड है। तो चलिए, उसमें हमने बात कर ली थी 25 क्वेश्चंस की और उसी सीरीज़ में बात करते हैं उससे आगे। तो अभी अपन देखते हैं सेंटेंस नंबर 26। इसमें लिखा हुआ है वेन एवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट फॉर मी। तो देखिए, पीछे लिखा हुआ है यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट फॉर मी। तुम मेरे लिए बहुत सारी मिठाई लाते हो। और तुम मेरे लिए बहुत सारी मिठाई कब लाते हो? जब तुम यहाँ आते हो। तो देखो, वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। तो इसका मतलब ये हैबिट को बता रहा है, आदत को बता रहा है। और जब भी अपन किसी इंसान की हैबिट को बताते हैं तो हैबिट हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। तो यहाँ पे आना तो ऐसे चाहिए था, वेन एवर जब कभी तुम यहाँ आते हो। और आपने क्या लिख दिया? वेन एवर यू आर कमिंग हियर, जब कभी तुम यहाँ आ रहे हो। तो ध्यान देना है, वेन एवर मीन्स जब कभी, और जब भी वाक्य में जब कभी आएगा तो प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो आर कमिंग गलत है, यहाँ पे कम का यूज होगा और सेंटेंस होगा वेन एवर यू कम हियर, जब कभी तुम यहाँ आते हो, यानी कि हम उसकी हैबिट को बता रहे हैं। तो इसमें जो बी सेक्शन है वो आपका गलत है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 27 की। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स एंड देयर पेरेंट्स। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो एरर है वो सेक्शन ए में है। वो क्या है कि अपीयर के कई मीन होते हैं, कई अर्थ होते हैं। जैसे अपीयर का मतलब प्रकट होना, अपीयर का मतलब लगना। तो अगर अपीयर का मतलब प्रकट होना, सामने आना, अगर ऐसा है तब तो इसमें आईएनजी लगता है। लेकिन जब भी अपीयर का मीन्स लगना, दिखाई देना, प्रतीत होना होता है तो अपीयर में आईएनजी नहीं लगता। और ये कहना भी क्या चाहता है, इट इज़ अपीयरिंग टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब भी अपीयर का यूज लगने के सेंस में होगा, इसमें आईएनजी का यूज नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो अपीयर का यूज जब कंटिन्यूअस में नहीं होगा तो इसका यूज प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो जब भी किसी वाक्य में अपीयर आए और अपीयर का मतलब लगना हो तो उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम में लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ए सेक्शन में चेंज करना है और आपको लिखना है इट अपीयर्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। इसमें वाक्य इस तरीके से होगा। तो जब भी कभी अपीयर का यूज हो तो अपीयर का मतलब अगर प्रकट होना है तब तो ये वाक्य सही है, और अगर अपीयर का मतलब लगना है तो ये वाक्य गलत है। तो अपीयर में आईएनजी का यूज नहीं होता। अपीयर का यूज या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है या प्रेजेंट सिंपल में होता है। इसके अलावा अपीयर हो गया, लुक हो गया, सीम हो गया, ये कुछ एक ऐसी वर्ब्स है जिसके अंदर आईएनजी का यूज़ नॉर्मली नहीं होता है। तो इसमें जो ए सेक्शन है वो गलत है। अब इसके बाद में बढ़ते हैं थोड़ा आगे और बात करते हैं सेंटेंस नंबर 28 की। इसमें लिखा हुआ है द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम। द ओल्ड मैन, वह बूढ़ा आदमी, हु इज सिटिंग इन दैट रूम, जो उस कमरे में बैठा हुआ है। वह बूढ़ा आदमी जो उस कमरे में बैठा हुआ है। ए सेक्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे क्या लिखा हुआ है? लिव्ड हियर, यहाँ रहता था, फॉर मोर देन ए मंथ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मोर देन ए मंथ। तो सिंस या फॉर के साथ जब भी टाइम आता है, सिंस या फॉर के साथ जब भी टाइम आता है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, वह बूढ़ा आदमी जो उस कमरे में बैठा हुआ है। तो मतलब बात प्रेजेंट की हो रही है। तो इस वाक्य में पास्ट सिंपल नहीं आएगा और न ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। सिंस या फॉर के साथ टाइम आने के कारण प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट काम में लिया जाएगा। तो आपको ये सेंटेंस ऐसे बनाना है, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम, वह बूढ़ा आदमी जो उस कमरे में बैठा हुआ है। और आगे आपको लिखना है हैज़ बीन लिविंग, या तो करना है हैज़ बीन लिविंग या आपको करना है हैज़ लिव्ड। यानी कि या तो प्रेजेंट परफेक्ट या या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि जिस भी वाक्य में सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है वहाँ पे पीपीसी आता है। अच्छा, सिंस या फॉर के साथ टाइम आने पर पीपीसी आता है, ऑल प्लस टाइम आने पे पीपीसी आता है। अगर किसी वाक्य में मोर देन प्लस टाइम आ जाए, जैसे मोर देन ए मंथ हो गया, मोर देन 2 मंथ्स हो गया, मोर देन 3 ईयर्स हो गया, तो मतलब मोर देन प्लस टाइम आता है तो भी पीपीसी होता है। और अगर किसी वाक्य में हुल प्लस टाइम आए तो भी पीपीसी होता है। तो आपको ध्यान देना है, जहाँ भी वाक्य में सिंस या फॉर के साथ टाइम आया यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। लेकिन लिव एक ऐसी वर्ब है जिसको नॉर्मली परफेक्ट में लिखा जाता है, तो हैज़ बीन लिविंग करने के बजाय हम हैज़ लिव्ड करेंगे जो ज़्यादा बेटर होगा। और इसका अर्थ भी देखिए ऐसे ही हो रहा है, द ओल्ड मैन हु इज़ सिटिंग इन दैट रूम, वह बूढ़ा आदमी जो उस कमरे में बैठा हुआ है, हैज़ लिव्ड हियर फॉर मोर देन ए मंथ, 1 महीने से भी ज़्यादा समय यहाँ रह चुका है। बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, लेकिन उसने कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी पैदा नहीं की। तो पीछे वाला वाक्य भी देखो प्रेजेंट परफेक्ट का है कि उसने अभी तक कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं की, यानी कि वो रह चुका है। तो चलिए इसमें जो बी सेक्शन था वो गलत था। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 29 की। इसमें लिखा हुआ है ए मिसोगनिस्ट इज़ ए पर्सन हु इज़ हेटिंग विमन। तो देखिए मिसोगनिस्ट उसको बोलते हैं जो औरत से नफरत करता है। एक तो होता है फिलोगनिस्ट और एक होता है मिसोगनिस्ट। मिसोगनिस्ट का मतलब वो व्यक्ति जो औरत से नफरत करता है। फिलोगनिस्ट का मतलब वो व्यक्ति जो किसी औरत से प्रेम करता है। प्रेम का मतलब जो औरत का जो ग्रुप होता है, जो कैटेगरी होता है, मतलब जो औरतों को पसंद करता है, उसको तो बोलते हैं फिलोगनिस्ट। और जो औरतों को पसंद नहीं करता है, औरतों को नफरत करता है, उसको बोलता हूँ मिसोगनिस्ट। तो मिसोगनिस्ट मीन्स दैट पर्सन दैट हेट्स वीमन, और फिलोगनिस्ट यानी दैट लाइक्स वीमन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए मिसोगनिस्ट इज ए पर्सन। मिसोगनिस्ट वो व्यक्ति होता है हु इज हेटिंग। तो देखिए यहाँ पे गलत हो गया, क्यों? क्योंकि मिसोगनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो औरतों से या औरत से नफरत करता है। तो नफरत करता है का मतलब हम हैबिट बता रहे हैं, और जो हैबिट होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। और आप अगर ऐसे बोलते हो मिसोगनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो औरतों से नफरत कर रहा है, नहीं, गलत हो गया। तो आपको ऐसे बोलना है मिसोगनिस्ट वो होता है जो औरतों से नफरत करता है। आप क्या बोलोगे? ए टीचर इज़ अ पर्सन हु इज़ टीचिंग या हु टीचेज। तो आप ऐसे बोलोगे टीचर वो व्यक्ति होता है जो पढ़ाता है या पढ़ा रहा है, तो आप कहोगे जो पढ़ाता है। तो जब भी अपन किसी व्यक्ति की हैबिट को बताते हैं, उसके कैरेक्टर को बताते हैं, तो कंटिन्यूअस नहीं आता है, सिंपल ही आता है। देखो नीचे भी तो ये लिखा हुआ है ना क्या लिखा हुआ है? ए फिलोगनिस्ट इज ए पर्सन। ए फिलोगनिस्ट वो व्यक्ति होता है, कौन सा व्यक्ति होता है? हु लव्स वीमन, जो औरतों को पसंद करता है, जो औरतों से प्रेम करता है। तो मतलब जहाँ हैबिट बताई जाती है प्रेजेंट सिंपल आता है, तो यहाँ पे भी आप हैबिट बता रहे हो। मिसोगनिस्ट किसे कहते हैं? जो करता है या कर रहा है। तो आप कहोगे मिसोगनिस्ट वो होता है जो औरतों से नफरत करता है। और दूसरी बात, हेट, लव, विश, ये ऐसी वर्ब है जिसके अंदर आईएनजी का यूज नहीं होता। यानी कि अगर आप हु इज़ हेटिंग करते हो, हु इज़ लविंग करते हो, हु इज़ लाइकिंग करते हो, तो ये सारा का सारा सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब आप कहोगे कि सर हमें क्या पता कौन कौन सी वर्ब होती है जिसमें आईएनजी लगता है नहीं लगता। तो आप इतना ध्यान रखना, ऐसी कोई भी वर्ब, ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी एक्शन जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, ऐसा कोई भी काम जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, उसमें आईएनजी नहीं लग सकता। तो हेट नफरत करना, लव प्रेम करना, लाइक पसंद करना, है ना, बिलीव विश्वास करना, फॉरगेट भूलना, रिमेंबर याद करना, अंडरस्टैंड समझना, ये वो वर्ब्स हैं, वो क्रियाएं हैं जिनमें आईएनजी नॉर्मली नहीं आता है। तो वैसे भी हु इज़ हेटिंग गलत है, हु इज़ हेटिंग गलत है, तो आपको वैसे भी सिंपल ही करना था। और आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप किसी इंसान का कैरेक्टर बताते हो, टीचर किसे कहते हैं, मिसोगनिस्ट किसे कहते हैं, फिलोगनिस्ट किसे कहते हैं, डॉक्टर किसे कहते हैं, तो मतलब आपको प्रेजेंट सिंपल ही काम में लेना है। क्लियर है बात? तो चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 30 की। The secret of his good health lies in the fact that he is getting up before sunrise. तो इसने क्या बोला? The secret of his good health, उसके अच्छे स्वास्थ्य का राज। The secret means राज, और राज भी किसका? उसके अच्छे स्वास्थ्य का। Lies in the fact that, इस तथ्य में है, उसके अच्छे स्वास्थ्य का राज इस तथ्य में है। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि उसका जो स्वास्थ्य अच्छा है, उसका जो राज है ना, वो इस तथ्य में है। कौन से तथ्य में है? कि ही इज़ गेटिंग अप बिफोर सनराइज़, कि वो सनराइज़ के पहले जागता रहता है। तो यहाँ पे आप फिर से किसी इंसान की हैबिट की बता रहे हो, किसी इंसान की आदत को बता रहे हो कि वो स्वस्थ रहता है। तो उसका राज किस में है? उसका राज इसी में है कि ही गेट्स अप बिफोर सनराइज़, वो सूर्योदय के पहले उठ जाता है। तो जहाँ भी किसी की हैबिट को, किसी की आदत को बताया जाएगा, वहाँ कंटिन्यूस नहीं आएगा, वहाँ प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो यहाँ पे ही इज़ गेटिंग अप गलत है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, वो सूर्योदय से पहले उठता है। एंड हैज़ ए 2 माइल वॉक्स, और 2 मील की वॉक करता है। वॉक मीन्स 2 मील घूम के आता है, चल के आता है। तो जब भी आप किसी की हैबिट को बताओ,
कंटिन्यूस काम नहीं लेके सिंपल ही काम ले लें। तो इसमें जो आपका सी सेक्शन है इज़ गेटिंग अप, ये गलत है, आपको यहाँ पे करना है ही गेट्स अप, और बाकी आपका सेंटेंस करेक्ट है। बात करते हैं 31 की। इसमें लिखा हुआ है नाउ ए डेज ही टीचेज फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज़ बीन एबसेंटिंग हिमसेल्फ फॉर ए मंथ। तो जो पीछे वाला सेंटेंस है देखिए, पीछे लिखा हुआ है फॉर ए मंथ, और मैंने बोला था सिंस या फॉर के साथ जहाँ टाइम आता है वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। तो ये वाक्य तो बिल्कुल सही है। क्या द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज़ बीन एबसेंटिंग हिमसेल्फ फॉर ए मंथ। अच्छा, एबसेंट एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो फिर जो इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है, जैसे टीचर को ही मानते हैं तो हिमसेल्फ, अगर उसको सी मानते हैं तो हरसेल्फ, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है ना उसी का रिफ्लेक्सिव फॉर्म हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्वस और सेल्वस, इसका आना कंपलसरी है। एबसेंट एक ऐसी वर्ब है, तो इसके बाद में या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो पीछे वाले सेंटेंस में द टीचर ऑफ फिजिक्स, द टीचर ऑफ फिजिक्स मतलब जो फिजिक्स का टीचर है वो, तो टीचर मतलब सिंगुलर, तो उसके साथ हैज़ बीन एबसेंटिंग, सही है। एबसेंट के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है हिमसेल्फ वो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये वाक्य पूरी तरह से, पीछे वाला वाक्य तो जो है वो पूरी तरह से सही है कि द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज़ बीन एबसेंटिंग हिमसेल्फ फॉर ए मंथ, कि फिजिक्स का जो टीचर है अपने आप को 1 महीने से एबसेंट रख रहा है, ठीक है। लेकिन आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है नाउ ए डेज, जिसका मतलब होता है आजकल। नाउ ए डेज मीन्स आजकल, यानी कि इन दिनों। तो अगर किसी वाक्य में नाउ ए डेज आता है तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल कभी नहीं आता, वहाँ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। क्या बोला मैंने अभी आपको, अगर किसी वाक्य में नाउ ए डेज, दीज डेज, दिस प्लस टाइम, स्टिल, टुडे, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो वहाँ कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। तो आप क्या कहना चाहते हो, नाउ ए डेज आजकल, यानी कि आजकल, पहले नहीं आजकल। ही इज़ टीचिंग फिजिक्स, आजकल वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, यानी कि जैसे आप खुद ही देख सकते हो नाउ ए डेज लिखा हुआ है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आजकल, इन दिनों, यानी कि जो काम आज हो रहा है वो काम पहले नहीं होता था। तो आजकल वो फिजिक्स पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि जो फिजिक्स का टीचर है वो करीब 1 महीने से गायब है, 1 महीने से एब्सेंट है। तो जहाँ भी नाउ ए डेज आएगा वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 32 की। इसमें लिखा हुआ है ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी, अगर किसी एक सेंटेंस में 2 क्लोज आते हैं, कहने का मतलब अगर एक साथ 2 वाक्य आ जाते हैं जो किसी भी कंजक्शन से जुड़े आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य तो हो गया ही सीम्स टू बी हैप्पी, और दूसरा है हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम। तो मैंने आपको बोला अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में आपको एक साथ 2 सेंटेंस मिलते हैं तो ध्यान देना जो टेंस आगे है वही टेंस पीछे होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ही सीम्स, ही यानी वह, सीम्स यानी लगता है, नज़र आता है, प्रतीत होता है, और टू बी हैप्पी का मीन्स खुश। तो ही सीम्स टू बी हैप्पी, वह खुश नज़र आता है, वह खुश नज़र आता है, यानी कि वो प्रेजेंट में खुश है, खुश था नहीं, खुश है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था, सीम, अपीयर, लुक, ये ऐसी वर्ब है जिसमें कंटिन्यूस यानी कि आईएनजी नहीं लगता, ये प्रेजेंट सिंपल में ही आती है या प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। इसमें लिखा हुआ है ही सीम्स टू बी हैप्पी, वह खुश नज़र आता है, बिकॉज क्योंकि क्योंकि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, हैड कम, आ चुके थे या आ चुके हैं। तो आप कहोगे कि वो खुश नज़र आता है, यानी कि वो खुश है। खुश क्यों है, क्योंकि उसके माता पिता आ चुके हैं। तो यहाँ पे हैड कम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैव कम। पेरेंट्स प्लूरल है तो हैज़ नहीं आ सकता, इसके साथ हैव आएगा। तो वो खुश, ही सीम्स टू बी हैप्पी, वो खुश नज़र आता है क्योंकि उसके माता पिता लंदन से आ चुके हैं, तभी तो वो खुश है। तो अगर इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट ही आएगा, तो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैड के स्थान पे आपको हैव करना है और बाकी सारा का सारा सेंटेंस आपका सही है। 33 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क सेड माई फ्रेंड टू मी। मैंने आपको पहले वाले वीडियोज़ में बताया था कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत में इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम, आई विश, एज इफ़, एज दाउ, अगर ऐसा कोई भी वर्ड आता है तो इसके बाद में हमेशा पास्ट सिंपल आता है। मैंने बोला था ना, जो अनफुलफिल्ड कंडीशन को बताते हैं, डिज़ायर को बताते हैं, विश को बताते हैं, वहाँ पास्ट सिंपल ही आता है। तो इस वाक्य के शुरू में लिखा हुआ है इट इज़ टाइम, तो सॉरी इट इज़ हाई टाइम,
तो वहाँ पे पास्ट सिंपल आना है। तो आपका वाक्य में जो बी सेक्शन है वो गलत है और आपको इसमें ऐसे लिखना है, इट इज़ हाई टाइम यू स्टार्टेड। आर स्टार्टिंग नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि स्टार्टेड हो जाएगा। तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम, एज इफ़, एज दाउ, आई विश, इफ़, जहाँ भी आते हैं, जहाँ भी सेंटेंस को काल्पनिक बनाया जाता है, इमेजिनरी, इमेजिनेशन वाला बनाया जाता है, वहाँ पास्ट सिंपल आता है। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 34 की। आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। तो देखिए इसमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं। एक तो आई हैव कम टू नो दैट जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, और फिर दैट एक कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद में योर फादर हैज़ डाइड ऐसे लिखा हुआ है। तो आई हैव कम टू नो, आई हैव कम टू नो का मतलब मैं जान चुका हूँ, और दैट का मतलब कि आई के साथ हैव के साथ V3, ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो ए और जो बी सेक्शन है वो तो देखिए आपका सही है। तो आई हैव कम टू नो दैट, मैं ये जान चुका हूँ, क्या जान चुका हूँ कि योर फादर, तुम्हारे पिता, हैज़ डाइड, मर चुके हैं, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो वाक्य तो देखिए सही लगता है, लेकिन इस वाक्य के लास्ट में जो वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लास्ट वीक, और लास्ट वीक का मतलब पिछले सप्ताह। ऐसा बोला जाता है अगर किसी भी वाक्य में लास्ट के साथ टाइम आता है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट समर, लास्ट दिवाली, लास्ट होली, कुछ भी आ जाए, तो लास्ट के साथ जहाँ भी टाइम आएगा वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, वहाँ पास्ट सिंपल आएगा। तो लास्ट के साथ टाइम आया यानी कि पास्ट का टाइम हो गया, तो पास्ट सिंपल आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो आपका वाक्य होगा, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर डाइड लास्ट वीक, और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सही है। तो जहाँ भी लास्ट प्लस टाइम आए, प्रीवियस प्लस टाइम आए, जहाँ एगो आ जाए, जहाँ पे इन प्लस लास्ट टाइम आ जाए, यस्टरडे आ जाए, वहाँ पास्ट सिंपल ही आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। तो बात करते हैं 35 की। इसमें लिखा हुआ है मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विस्ड, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों में से कईयों ने, यानी कि मेरे कई दोस्तों ने। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विस्ड, मेरे कई दोस्तों ने इच्छा जताई थी, टू कम हियर, यहाँ आने की, और टुडे, आज। तो मेरे कई दोस्तों ने आज यहाँ आने की इच्छा जताई थी। तो ए सेक्शन, बी सेक्शन तो बिल्कुल सही है, और जो आपका सी सेक्शन है वो भी सही है। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हियर टुडे, बट मेरे बहुत सारे दोस्तों ने आज यहाँ आने की इच्छा जताई थी, लेकिन नन ऑफ दैम, उनमें से कोई भी नहीं, अराइव्ड, पहुँचा, यट, अभी तक। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी वाक्य में यट आता है तो यट का मतलब होता है अप टू नाउ, मीन्स अभी तक, और जहाँ भी यट आता है वहाँ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट आता है। मैंने क्या बोला, अगर किसी भी वाक्य में यट आ गया तो यट के बाद में, यट के साथ में कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा कि इस वाक्य में यट तो है, लेकिन यट के साथ पास्ट सिंपल आ गया, जो कि गलत है। तो जहाँ यट आएगा वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, यानी हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इस वाक्य में आपको इस तरीके से लिखना है, नन ऑफ देम हैज़ अराइव्ड येट, और आपका पूरा का पूरा वाक्य सही है। तो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन तो बिल्कुल सही था। डी सेक्शन में यट आ गया, और यट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आपका डी सेक्शन गलत है। तो आपको हैज़ या हैव के साथ V3 लेनी है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट नन ऑफ है तो नन के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी काम में ले सकते हो और प्लूरल वर्ब भी काम में ले सकते हो, यानी कि जहाँ भी नन आ गया वहाँ आप हैज़ या हैव दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो नन ऑफ देम हैज़ अराइव्ड, नन ऑफ देम हैव अराइव्ड, दोनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं। तो बात करते हैं सेंटेंस नंबर 36 की। इसमें लिखा हुआ है, He would not have done all this if he had not been instigated by his wife। तो देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, और मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर किसी वाक्य की शुरुआत में इफ़ आता है तो इफ़ का मतलब होता है यदि, और जहाँ पे यदि आएगा उसे कंडीशनल यानी कि शर्त वाला वाक्य बोला जाता है। और मैंने आपको बोला था शर्त के 3 टाइप होते हैं, कंडीशन के 3 टाइप होते हैं, पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल। पॉसिबल में क्या होता है, इफ़ के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई, नहीं आई, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नंबर 2, इम्प्रोबेबल में क्या होता है,
इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो क्या यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई? नहीं आई, तो मतलब ये सेकंड वाली कंडीशन भी नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? इम्पॉसिबल कंडीशन क्या कहती है? इफ़ के साथ हैड प्लस V3 आएगा, तो मतलब इफ़ के साथ हैड आ गया, लेकिन देखिए हैड के बाद में बीन प्लस इंस्टिगेटेड आया, यानी कि है तो इम्पॉसिबल कंडीशन ही, लेकिन जहाँ बीन लगता है वो सेंटेंस पेसिव वॉइस का कहलाता है, एक्टिव वॉइस का नहीं कहलाता। तो देखिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। पॉसिबल इफ़ के साथ फर्स्ट फॉर्म, इम्प्रोबेबल इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म, दोनों ही नहीं है यहाँ पर, और इम्पॉसिबल इफ़ के साथ हैड और हैड के साथ V3। तो यहाँ पे इफ़ आया, हैड आया, हैड के साथ V3 आ गया, यानी कि ये कौन सी कंडीशन है? इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि इफ़ के साथ हैड V3 आएगा, हाँ आएगा, फिर अगला जो सेंटेंस होगा उसमें वुड या शुड के साथ, वुड या शुड के साथ, ये वुड आपका शुड रहा, इस वुड या शुड के साथ हैव लगेगा और हैव के बाद में V3 आएगी। तो मतलब जो इम्पॉसिबल कंडीशन है वो बिल्कुल फॉलो हो रही है यहाँ पे पूरी तरह से। इफ़ के साथ हैड V3 आ गया, आगे वुड या शुड के साथ हैव आ गया और हैव के साथ V3 आ गया। मतलब ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है और ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती, कोई भी एरर नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने बोला हैड प्लस V3, तो जब भी हम पेसिव वॉइस करते हैं हैड प्लस V3 का, तो हैड का तो हैड बीन हो जाता है और आगे V3 वैसे का वैसे रह जाता है। तो है तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन, लेकिन ये वाला सेंटेंस पेसिव में लिखा हुआ है और ये वाला एक्टिव में वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। तो ही वुड नॉट हैव डन ऑल दिस, वह यह सब कुछ नहीं करता। कब नहीं करता? इफ़ ही हैड नॉट बीन इंस्टिगेटेड बाय हिज वाइफ, अगर उसे उसकी पत्नी के द्वारा नहीं भड़काया जाता, नहीं उकसाया जाता। तो मतलब इम्पॉसिबल कंडीशन का सेंटेंस पूरी तरह से सही है, तो इसमें जो कोई एरर है नहीं, तो आपको जो आपका नो एरर है इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, इसमें कोई गलती नहीं है। बात करते हैं 37 की। इसमें लिखा हुआ है द टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ़ इट रेन्स। तो देखिए भाई इसमें लिखा हुआ है दैट टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हमें कहा। तो यहाँ पे सेड कौन सा टेंस है? पास्ट। तो आगे भी कौन सा होना चाहिए? पास्ट ही होना चाहिए। तो देखो आगे शुड स्टे, यानी कि सेल की सेकंड फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे पास्ट है। द टीचर सेड टू अस दैट, टीचर ने हमें कहा कि वी शुड स्टे एट होम, हमें घर पे रहना चाहिए। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जहाँ पास्ट टेंस आता है वहाँ पे आगे भी पास्ट ही आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर पास्ट है, अगर यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे पास्ट ही होना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है इफ़ इट रेन्स, ये थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि इफ़ के बाद में इट तो सही है, लेकिन आपको रेन्स नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि आपको यहाँ पे रैन में ईडी का यूज़ करना है, फिर आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। द टीचर सेड टू अस दैट, टीचर ने हमें कहा कि वी शुड स्टे एट होम, हमें घर पे रहना चाहिए था। इफ़ इट रेंट, अगर यहाँ पे बारिश होती। तो कहने का मतलब अगर पहले वाले सेंटेंस में पास्ट है तो पीछे वाले सेंटेंस में भी पास्ट आएगा। तो देखो इफ़ के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल या शैल आना चाहिए, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इफ़ के साथ अगर सेकंड फॉर्म आती है, इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो वुड या शुड आता है। तो जो कि आपकी कंडीशन नंबर 2 फॉलो हो रही है, बिल्कुल सही है। तो 37 में गलती डी सेक्शन में है, बाकी बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं 38 की। इसमें लिखा हुआ है मीनाक्षी अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज़ गोइंग टू मुंबई टुनाइट बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज़ देयर। तो देखिए जो ए सेक्शन है उसमें लिखा हुआ है मीनाक्षी, और मीनाक्षी के बाद में लिखा हुआ है सबसे पहले तो लिखा हुआ है मीनाक्षी, और इसमें मीनाक्षी के बाद में आपके सामने आ गया अलॉन्ग विद। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी सेंटेंस में विद आता है, अलॉन्ग विद आता है, टुगेदर विद आता है, बट आता है, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पीछे वाला वर्ड यानी कि पीछे वाली नाउन को नहीं माना जाता है, बल्कि आगे वाली को माना जाता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मीनाक्षी अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, मीनाक्षी अपने माता पिता के साथ। तो आप क्या सोचोगे कि मीनाक्षी किसके साथ? माता पिता के साथ। इसका मतलब मीनाक्षी हो गई और उसके माता पिता हो गए। अब जाने का काम अकेली मीनाक्षी तो कर नहीं रही है, उसके माता पिता भी कर रहे हैं। तो मतलब ये तो प्लूरल हो गए। तो यहाँ पे इसका प्रयोग कैसे हुआ? आर का प्रयोग होना चाहिए था, ऐसे आप सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर किसी भी वाक्य में अपन किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन को विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, बट से,
एज वेल एज से इनसे जोड़ते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो हमेशा विद अलॉन्ग विद के जो पहले वाला वर्ड को ही माना जाता है। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो हर पेरेंट्स नहीं है, आपका जो सब्जेक्ट है वो मीनाक्षी है। तो मीनाक्षी के अकॉर्डिंग इज आ गया तो ये वाक्य सही है। मीनाक्षी अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स इज गोइंग टू मुंबई। मीनाक्षी अपने माता पिता के साथ मुंबई जा रही है। तो ये वाक्य तो सही है। और आगे लिखा हुआ है बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज़ देयर, क्योंकि उसका सबसे बड़ा भाई वहाँ पर है। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। बात करते हैं 39 की। इसमें लिखा हुआ है नेहा सेज दैट, नेहा कहती है कि सी विल टेक हर अम्ब्रेला, वह अपना छाता लेगी, इन केस यदि इट विल रेन, बारिश होगी। तो देखो मैं आपको बता दूं, जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, शर्त वाले वाक्यों की बात करते हैं, तो देखो शर्त वाले वाक्य किस किस शब्द से शुरू हो सकते हैं मैं आपको बता दूं। तो जो शर्त वाले वाक्य है ना, वो इफ से, इन केस से, एज सुन एज से, एज लॉन्ग एज से और वेन से, इनसे शुरू होते हैं। तो जहाँ भी इन केस आ जाए, एज सुन एज आ जाए, एज लॉन्ग एज आ जाए, वेन आ जाए, तो आपको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस ही काम में लेना है। क्या काम में लेना है? प्रेजेंट सिंपल। तो मतलब इन केस ये से वाक्य शुरू हो गया। अब इन केस से वाक्य शुरू हो गया तो आपका जो वाक्य है उसमें विल रेन लिखा हुआ है, जो कि गलत है। मैंने क्या बोला? इन केस, एज लॉन्ग एज सून एज, इफ, वेन से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, फ्यूचर सिंपल का यूज नहीं होता। और जो भी कंडीशनल क्लोज होते हैं, शर्त वाले वाक्य होते हैं, वहाँ दोनों वाक्यों में बात तो फ्यूचर की होती है, लेकिन जो इन केस से, वेन से, इनसे जुड़ा होता है, वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल ही आके फ्यूचर सिंपल का काम करता है। तो देखिए, नेहा कहती है सी विल टेक हर अम्ब्रेला, वो अपना अम्ब्रेला लेगी। तो ये फ्यूचर आ गया। मतलब मैंने आपको पहले बोला था, अगर किसी वाक्य में एक बार फ्यूचर आ जाता है तो दो बार फ्यूचर, यानी कि दूसरी बार फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता। तो सी विल टेक हर अम्ब्रेला, वो अपना अम्ब्रेला लेगी। इन केस इट रेन्स, अगर बारिश होती है। तो कहने का मतलब कहीं भी दो फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं आ सकते। और जहाँ पे कंजक्शन का यूज़ होता है, इन केस का, एज लॉन्ग एज का, एज लॉन्ग एज का, एज सुन एज का, वेन का, तो वहाँ हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है। तो एक तरफ तो आएगा फ्यूचर सिंपल जो कि है, और दूसरी तरफ आएगा प्रेजेंट सिंपल। तो इन केस के बाद में इट विल रेन नहीं होगा, इन केस के बाद में इट रेन्स होगा, और आपका पूरा का पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसमें जो गलती है वो डी सेक्शन में है। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 40 की, जिसमें लिखा हुआ है दीज बुक्स हैव रिवाइज्ड बाय श्री सिन्हा। तो मैं आपको बता दूं, इस वाक्य में पीछे देखिए लिखा हुआ है बाई श्री सिन्हा। तो इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव का नहीं है, पेसिव का है। और जब भी कोई सेंटेंस पेसिव का होता है तो वहाँ पे हैज़ हैव के साथ V3 नहीं आती, वहाँ हैज़ या हैव के साथ बीन को लगाना पड़ता है। और जब अपन बीन को लगा देते हैं तो फिर बाद में V3 आती है। और अब आप ही बोलिए, आप खुद ही सोचिए, दीज बुक्स, ये किताबें, हैव रिवाइज्ड, रिवाइज कर चुकी हैं या रिवाइज की जा चुकी हैं। तो आप कहोगे कि किताबें खुद को रिवाइज कैसे करेंगी, उनको तो किया जाएगा। तो आपका ये जो सेंटेंस है पेसिव का है, और अगर ये पेसिव का है तो पेसिव में हैज हैव के साथ बीन का यूज होगा। हाँ, अगर अपन इसको एक्टिव में लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, श्री सिन्हा हैज़ रिवाइज्ड दीज बुक्स, श्री सिन्हा इन किताबों को रिवाइज कर चुके हैं। तब तो अपने को बीन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब भी कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य पेसिव में लिखा जाता है तो उसके साथ हमेशा बीन लगता है। पहले हैज़ हैव, फिर बीन, फिर V3। तो दीज बुक्स हैव बीन रिवाइज्ड बाय श्री सिन्हा, ये किताबें श्री सिन्हा के द्वारा रिवाइज की जा चुकी हैं। तो आई होप you have understood all the rules of grammar. If you have any problem, you can comment in the comment box, and I will definitely come with the solution of these errors. तो अभी के लिए आपका धन्यवाद, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।